एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर जा रहा होता है। वो आदमी नशे में एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंचता है। वहाँ वो बैठकर रेस्ट करने लगता है। तभी वो आदमी वहाँ पर ग्रेवयार्ड के अंदर एक आदमी को गड्ढा खोदते हुए देखकर बहुत ही डर जाता है, जिसके बाद वहाँ के सभी ग्रेव्स गिरने लगते हैं और ये देखकर वो आदमी बहुत ही डरने लगता है। अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस गाँव में आई होती है और गाँव का एक आदमी उसको रात में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस गाँव में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हो, और आगे का रास्ता बंद होता है। जो देखकर वो आदमी उस लड़की से कहता है कि इससे आगे तुम्हें खुद जाना होगा। और दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर के कुछ डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि सभी ग्रेव्स को चेक कर रहे होते हैं। वो आदमी जिसने रात में हुए इंसिडेंट को देखा था वो पुलिस को इस बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कल रात को यहाँ पर कोई था जो ग्रेव के पास गड्ढा खोद रहा था। उसके बाद सभी ग्रेव्स नीचे गिर गए और ये सब सुनने के बाद ऑफिसर सोचने लगते हैं कहीं इन सब के पीछे झांग फैमिली तो इन्वॉल्व नहीं है। वैसे भी उस फैमिली को लेकर पहले ही बहुत ही सारे रूमर्स फैल रहे हैं। और फिर एक पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर को बुलाता है, जिसके बाद वो उस ऑफिसर के पास जाता है और वहाँ पर पड़ी ग्रेव को चेक करता है और उस ग्रेव में बॉडी नहीं होती है, जो देखकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ऑफिसर देखता है कि उस ग्रेव स्टोन पर झांग फैमिली के मेंबर्स का नाम लिखा होता है और ये देखने के बाद ऑफिसर झांग फैमिली के ग्रैंडसन को फोन लगाने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका फोन आया था और उसका ग्रैंडसन यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव को देखने के लिए आने वाला था। शायद से उसको इस बारे में जरूर कुछ पता होगा। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो ऑफिसर से कहती है कि मैं झांग फैमिली की ग्रैंड डॉटर हूँ। जो सुनकर ऑफिसर उससे कहता है कि मैंने कभी भी झांग फैमिली के ग्रैंड डॉटर के बारे में नहीं सुना है, तो तुम भला झांग फैमिली से कैसे हो सकती हो। जिसके बाद वो लड़की ऑफिसर को आईडी दिखाती है और इधर सुरहान भी गाँव में आ चुका होता है, जहाँ वो सबसे पहले अपने बचपन के दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त उसको वहाँ पर देखकर उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया है। जिस पर सुरहान उससे कहता है कि मैं बस यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के ग्रेव को देखने के लिए आया हूँ। और फिर उसका दोस्त उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, पर सुरहान उसको कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। और फिर सुरहान का दोस्त उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। ये सब देखकर सुरहान गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। सुरहान पुलिस स्टेशन में ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर सुरहान को ग्रेवयार्ड में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडपा की ग्रेव गायब हो चुकी है। जो सुनकर सुरहान को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर ऑफिसर उसको उसकी बहन के बारे में बताते हैं और सुरहान ऑफिसर से कहता है कि मेरी कोई भी बहन नहीं है। जिस पर ऑफिसर उससे कहता है कि उस लड़की के पास प्रूफ है और उसने मुझे सब कुछ बताया है। तुम्हारे डैड की शादी पहले उनका अफेयर था और वो दूसरे गाँव की लेडी से प्यार कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे डैड की शादी हो गई जिस वजह से उन्हें उस लेडी को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो लेडी प्रेग्नेंट थी और इस बारे में तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं पता था। ये सब सुनने के बाद सुरहान गुस्सा हो जाता है और ऑफिसर से कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा की ग्रेव के पास जा रहा हूँ। ऑफिसर वहाँ पर उसको जाने से मना कर रहा होता है और वो कहता है कि वो जगह अभी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन सुरहान उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। सुरहान ग्रेवयार्ड के पास आता है और तभी वहाँ पर उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि ग्रेवयार्ड में गड्ढा खोद रही होती है। सुरहान उसकी फोटो को खींच लेता है ताकि वो पुलिस को इस लड़की के बारे में इन्फॉर्म कर सके, लेकिन तभी वो लड़की सुरहान को देख लेती है, जो देखकर सुरहान वहाँ से भागने लगता है। काफी दूर भागने के बाद सुरहान देखता है कि वो लड़की उसके पीछे नहीं आ रही है, लेकिन तभी वो लड़की सुरहान पर अटैक करके उसको बेहोश कर देती है। और जब सुरहान को होश आता है तो वो अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखता है जो उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो लड़की उस ज़ॉम्बी को एक ही अटैक में मार देती है और ये देखकर सुरहान बहुत ही डर जाता है। उसके बाद वो सुरहान को पकड़कर ग्रेव में डाल देती है और सुरहान से कहती है कि तुमने सब कुछ देख लिया है और तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में भी सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और ये सभी सुनने के बाद सुरहान उससे कहता है कि तुम एक मर्डर करने के लिए जा रही हो। और वो लड़की सुरहान से कहती है कि यहाँ पर मुझे मर्डर करते हुए कोई भी नहीं देख सकता, इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो सुरहान से कहती है कि मैं तुम्हें अब यहाँ पर दफनाने वाली हूँ। फिर सुरहान को ऑफिसर की बात याद आती है। उन्होंने उसको बताया था कि यहाँ पर उसकी एक बड़ी बहन भी आई है जिसका नाम बाओ बाओ है और वो उस लड़की को अपनी बड़ी बहन कहता है। वो उससे कहता है कि मुझे ऑफिसर ने तुम्हारे बारे में बताया है। और ये सुनने के बाद बाओ बाओ सुरहान से कहती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। जो सुनकर सुरहान उससे पूछती कि तुमने जो आईडी पुलिस को दिखाई, और बाओ बाओ सुरहान को बताती कि वो आईडी असल में फेक थी। ये सुनने के बाद सुरहान बहुत ही डर जाता है और उसके बाद बाओ बाओ उसको ग्रेव में दफनाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और बाओ बाओ उन सभी ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगती है। इधर सुरहान बाओ बाओ को इस तरह से ज़ॉम्बी से लड़ता देख बहुत ही डर चुका होता है। सुरहान को लग रहा होता है कि वो असल में कोई सपना देख रहा है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है और सभी ज़ॉम्बीज और बाओ बाओ उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर सुरहान को पता चलता है कि असल में ये सब कोई सपना नहीं और बाओ बाओ उसको वहाँ पर अकेला छोड़कर भाग जाती है। सभी ज़ॉम्बी सुरहान की तरफ जाने लगते हैं और ये देखकर सुरहान बहुत ही डर जाता है। और दूसरी तरफ बाओ बाओ एक लड़के के पास आती है जो उसका ग्रेवयार्ड के बाहर वेट कर रहा होता है और उसका नाम सान होता है। सान बाओ बाओ से पूछते है क्या तुम्हें झांग फैमिली की डेड बॉडी मिली, जिस पर बाओ बाओ मना कर देती है और बताती कि वहाँ ग्रेवयार्ड में मुझे सुरहान मिला था। और सान समझ जाता है कि सुरहान असल में झांग फैमिली का ग्रैंडसन है। वो बाओ बाओ से सुरहान के बारे में पूछता है और बाओ बाओ बताती है कि मैंने उन्हें ज़ॉम्बी के बीच में छोड़ दिया है। जो सुनकर सान उससे पूछता है कि
तुमने भला ऐसा क्यों किया, और बाओ बाओ उससे कहती है कि सुरान को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो झांग के फैमिली से। और कुछ देर के बाद उन्हें जंगल में एक स्ट्रॉन्ग मैजिक अटैक दिखाई देता है और जब वो दोनों ग्रेवयार्ड के अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ मरे हुए मिलते हैं। और सान कहता है कि सुरान के पास भी अपने ग्रैंडपा की जैसी असली पावर्स हैं, इसलिए हमें जल्दी से उसके बारे में पता करना होगा। और वहाँ पर उसको सुरान का स्टूडेंट आईडी मिलता है, जिसे देखकर सान बाओ बाओ से कहता है कि तुम्हें भी कॉलेज जाना चाहिए। फिर वो बाओ बाओ को फेक स्टूडेंट की आईडी देता है और उससे कहता है कि इसका यूज करके तुम कॉलेज में जा सकती हो। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं और वो अपनी बड़ी बहन को बताता है कि मेरे भाई ने झांग झेलन की डेड बॉडी को ढूंढ लिया है और उसको यहाँ पर लेकर आना है। और वो इस बात से वो दोनों बहुत ही खुश जाते हैं। इधर सुरान अपने क्लासरूम में होता है और फोन पर पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे अपने ग्रैंडपा के ग्रेव के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं वापस अपनी स्टडीज के लिए कॉलेज आ चुका हूँ। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आपने मेरे ग्रैंडपा की मौत के बारे में पता नहीं किया और न ही आपने अभी तक मेरे डैड के बारे में कुछ भी पता लगाया है। उसके बाद सुरान उस लड़की की फोटो को अपने फोन से डिलीट कर देता है और सोचता है कि अब मुझे सब कुछ भूलकर बस अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। तभी बाओ बाओ उसके पास आकर बैठ जाती है और उसको अपने पास बैठता देख सुरान बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछते है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। सुरान और बाओ बाओ दोनों साथ में लेक्चर अटेंड करते हैं और उसके बाद सुरान बाओ बाओ को बाहर लेकर आता है और उससे पूछते है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो बाओ बाओ को बताता है कि मैंने तुम्हारी फोटोज को भी डिलीट कर दी है और अगर तुम इस तरह से मेरा पीछा करती रहोगी तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन इस बात से बाओ बाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सुरान से कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। जो सुनकर सुरान हैरान हो जाता है। वो उसको मना कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे दोबारा से परेशान करने के बारे में सोचा भी तो मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में कंप्लेंट कर दूंगी। जो सुनकर बाओ बाओ उससे कहती कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मेरी आइडेंटिटी अब चेंज हो चुकी है। ये सब सुनने के बाद सुरान और परेशान होने लगता है और उसको लगता है कि शायद से अब बाओ बाओ उससे झूठ भी कह रही है। फिर बाओ बाओ सुरान से कहती क्या तुम मुझे अपनी रियल पावर्स दिखा सकते हो। और ये सुनने के बाद सुरान उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है। वो उससे कहता है कि मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है और बाओ बाओ उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और मैंने तुम्हारी पावर्स को उस रात फील किया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर दफनाने के लिए जा रही थी ताकि तुम अपनी रियल पावर्स का यूज करो। और सुरान मना कर देता है, जिसके बाद उस पर अपने नाइफ से अटैक कर देती है, लेकिन सुरान उसके अटैक से बच जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो सुरान पर अटैक करने के लिए जा रही होती है तभी हमें सुरान के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुरान के डैड उसको बहुत ही मारते हैं क्योंकि वो बाहर जाकर दूसरे बच्चों से लड़ाई करके आया था। उसके डैड उससे कहते कि तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट का यूज दूसरे बच्चों पर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पर सुरान के ग्रैंडपा आ जाते हैं और सुरान के डैड से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। और उसके बाद सुरान अपने ग्रैंडपा से पूछते हैं कि सच में ये मेरे डैड है। ये हमेशा मुझे बहुत ही मारते हैं। और ग्रैंडपा सुरान को बताते हैं कि वो असल में तुम्हारी भलाई के लिए ये सब करते हैं। जो सुनकर सुरान बताता है कि बाकी सभी के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मारते हैं, लेकिन मेरे डैड तो मुझ पर कुंफू मूव्स का यूज करते हैं। फिर उसके ग्रैंडपा उसको बताते हैं कि मैंने ही तुम्हारे डैड को मार्शल आर्ट्स सिखाया है और ये मार्शल आर्ट्स हमारी फैमिली में जनरेशन से चलती आ रही है। वो सुरान से कहते हैं कि तुम्हें भी मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए। और सुरान कहता है कि ऐसे मार्शल आर्ट्स को सीखकर क्या फायदा होगा जबकि मैं इसका यूज किसी और पर कर ही नहीं सकता। ग्रैंडपा उसको अपनी पावर्स दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि इस पावर्स को तुम्हें भी सीखना होगा, लेकिन तुम इसका यूज सिर्फ मुश्किल में ही कर सकते हो। असल में हम बाकी ह्यूमन से बहुत ही अलग है और लोगों को हमारी सच्चाई के बारे में पता चला तो वो हमें अपना दुश्मन मानेंगे। इसलिए तुम्हें अपनी पावर्स को हमेशा कंट्रोल में रखना होगा और सभी से छुपा कर रखना होगा, क्योंकि ह्यूमंस अपने से अलग लोगों को हमेशा इविल मानते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। सुरान अपने ग्रैंडपा की बात समझ जाता है और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर बाओ बाओ उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन सुरान उसके अटैक से बच जाता है। और उसके बाद सुरान भी अपनी पावर्स का यूज करके फाइट करने लगता है। दोनों एक दूसरे के अटैक से बच रहे होते हैं और सुरान के अटैक के बाद बाओ बाओ पीछे चली जाती है और सुरान उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है। दूसरी तरफ हम झांग जिलान की डेड बॉडी को देखते हैं और लियांग उस बॉडी के अंदर से सारी पावर्स को निकाल रहा होता है। वो उस डेड बॉडी के अंदर की पावर्स को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि अगर ये जिंदा होता तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता। फिर वो दो लोग जो कि इस डेड बॉडी को लेकर आए होते हैं वो लियांग से कहते हैं कि हमने तुम्हारा काम पूरा किया और अब तुम हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करोगे। पर लियांग उन्हें मना कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें भी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए और काम करना होगा। जो सुनकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब हमें तुम्हारा कौन सा काम करना होगा। और लियांग उनसे पूछते हैं कि तुमने मुझे झांग के ग्रैंडसन के बारे में बताया था, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि उसका ग्रैंडसन एक लड़की के साथ है और वो लड़की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो सुनने के बाद लियांग उन्हें कहता है कि तुम जाके झांग के ग्रैंडसन को पकड़ कर लेकर आओ, उसके पास भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होगी। और ये सुनने के बाद वो दोनों लियांग से कहते हैं कि अगर इस बार तुमने हमें धोखा देने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर लियांग उससे कहता है कि तुम जाकर अपना काम करो और अगर टाइम पर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं अपना डिसीजन बदल दूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर लियांग की बहन सिया वहाँ पर आ जाती है और उस डेड बॉडी को देखने के बाद लियांग की तारीफ करने लगती है। फिर सिया उस डेड बॉडी को चेक करने लगती है और कहती है कि ये डेड बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ हम सुरान को देखते हैं जो कि फाइट में बाओ बाओ को हरा चुका होता है। सुरान के कपड़े भी फट
फट चुके होते हैं और पूरी तरीके से नंगा हो चुका होता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो फाइट में हार चुका था। बाबा उससे कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे सर्वेंट बनकर रहना होगा, वरना मैं तुम्हारी ये फोटो सभी स्टूडेंट्स को दिखा दूंगी। जो सुनकर सुरान उसका सर्वेंट बनने के लिए मान जाता है और बाबा उसकी फोन को देखते हुए कहती है कि अब से मैं तुम्हें इस फोन पर कांटेक्ट करूंगी। फिर सुरान बाबा से पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ कपड़े लेकर दे सकती हो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। और बाबा सुरान से कहते हैं कि तुम रात होने तक का वेट करो, रात होने के बाद तुम यहाँ से चले जाना और किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाती है। फिर वहाँ पर एक कपल आते हैं जिन्हें आता देख सुरान पेड़ पर छिप जाता है। उसके बाद वो कपल वहीं पर रोमांस करना शुरू कर देते हैं और उन्हें देखकर सुरान को और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इस सिचुएशन में बाबा की वजह से ही फंसा हूँ और इसका बदला मैं उससे लेकर रहूंगा। सुरान पेड़ पर बैठकर रात होने का वेट कर रहा होता है और रात का टाइम कपल बाहर घूमने चले जाते हैं। उसके बाद वो मून की फोटो लेते हैं, लेकिन फोटो में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है और अगले दिन वो फोटो वायरल हो जाती है। कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स उस फोटो को लेकर बात कर रहे होते हैं और उस फोटो के अंदर एक नंगा लड़का दिखाई देता है जो कि असल में सुरान होता है। सुरान क्लासरूम में आता है और वो बाबा से पूछता है कि आखिर सब स्टूडेंट्स किस बारे में बात कर रहे हैं और बाबा सुरान को वो फोटो दिखाती है, जो देखकर सुरान बहुत ही हैरान हो जाता है और बाबा उसको रूमर्स के बारे में भी बताती है कि जो भी कपल रात को उस नंगे आदमी को देखेगा वो कपल हमेशा साथ में रहेगा। और ये सभी सुनने के बाद सुरान बहुत ही सैड हो जाता है और अपने रूम में भी उस इंसिडेंट के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। उसके दोस्त भी नहीं समझ पा रहे होते कि आखिर सुरान को क्या हुआ। और फिर रात को सुरान के फोन पर एक लड़की की मैसेज आता है जो पढ़कर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने ग्रैंडपा की कई बातों को याद करने लगता है। उसके ग्रैंडपा ने उससे कहा था कि ह्यूमंस का फेट पहले से ही बहुत ही डिसाइड होता है, लेकिन लक उसकी लाइफ में बहुत ही बड़ा डिफरेंस बनता है। लक एक धागे की तरह होता है जो कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता है, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय करने के बारे में सोचना चाहिए। और उसके बाद वो सुरान को वो लड़की अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहती है। ये सुनकर सुरान बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि 20 साल में पहली बार किसी लड़की ने उसको अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछा होता है। सुरान डेट के लिए हाँ कह देता है और कल शाम को डेट का टाइम फिक्स करता है। और अगले दिन क्लास में बाबा सुरान से कहते कि आज हमें इम्पोर्टेंट काम पर जाना है, इसलिए मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और ये सुनने के बाद सुरान थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि आज उसको डेट पर जाना था। सुरान सोचता है कि मुझे बाबा को मना कर देना चाहिए, लेकिन तभी वो बाबा को देखकर डर जाता है और उसकी बात मान लेता है। फिर रात को सुरान डेट के लिए मार्केट में आता है जहाँ पर बाबा उसको कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सुरान ने अपने फोन को बंद कर दिया होता है। सान बाबा से कहते हैं कि शायद से उसको कुछ काम होगा। बाबा सुरान की लोकेशन को ट्रैक कर रही होती है, जो देखकर सान उससे पूछते कि तुमने भला उसकी लोकेशन को कैसे ट्रैक किया। और बाबा बताती कि मैंने जो फोन उसको दिया था उसके अंदर एक ट्रैकर लगा है। फिर वो दोनों सुरान को ट्रैक करने लगते हैं और इधर सुरान कैन से मिलता है और उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। और कैन को खाता देख सुरान बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी खाना खा रही होती है। डिनर करने के बाद कैन सुरान को अपने रूम में चलने के लिए कहती है, जो सुनकर सुरान बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि 19 साल के बाद वो वर्जिन नहीं रहेगा। और वो दोनों रूम पर आ जाते हैं जहाँ पर कैन उसको किस करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन पर स्टिंग मार देती है और जैसे ही वो सुरान की और ज्यादा करीब आने लगती है तो सुरान को फील होता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो उससे दूर चला जाता है और कैन से पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। और उसकी बातें सुनने के बाद कैन उससे कहती है कि शायद से तुम्हें मेरा प्लान पता चल गया होगा। इधर सुरान सोच रहा होता है कि मैं अपने ऊपर लगी सील की वजह से बच गया। वो सील तभी काम करती है जब कोई तुमसे सच्चा प्यार करेगा। फिर कैन सुरान को बताती है कि मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ और मेरा मिशन तुम्हें किडनैप करने का है। ये सब सुनने के बाद सुरान अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं करती। फिर कैन उसको बताती कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक पॉइजन का यूज किया है जिसकी वजह से तुम अपने पावर्स का यूज नहीं कर पाओगे। फिर कैन अपने लोगों को सुरान पर अटैक करने लगती है और वो सभी सुरान को पकड़कर उसको बेहोश कर देते हैं। इधर बाबा सैन से कहते हैं कि सुरान बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है और शायद से उसको कहीं पर लेकर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद सैन कहता है कि सुरान किडनैप हो चुका है और शायद से उसके पीछे वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी जिन्होंने ग्रेवयार्ड में तुम पर अटैक किया होगा। इधर कैन सुरान को अपने साथ लियांग के पास लेकर जाती है और लियांग सिया से कहती है कि सुरान यहाँ पर आ रहा है। वो दोनों बाहर कैन के पास आते हैं और कैन उनसे कहती है कि मैं जिलान के ग्रैंडसन को लेकर आई हूँ, अब मुझे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा। जिस पर लियांग उससे कहता है कि तुम अब ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हो। जो सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है और लियांग से पूछती है कि क्या तुम मेरे एंट्री टेस्ट या कोई एग्जाम नहीं लेने वाले हो। लियांग उसको बताता है कि हम इस तरह से कोई भी फैसिलिटी नहीं रखते और इसलिए तुम्हें अब से हमें ज्वाइन कर सकती हो। और ये सुनने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है। इधर सिया सुरान के पास आती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है, जो देखकर सुरान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता
होता है कि अब उसके साथ क्या करने वाले, लेकिन सिया के टच के बाद भी सुरान को कुछ गलत फील नहीं हो रहा होता है। और इधर लियांग सिया को रोक देता है और उससे कहता है कि पहले मुझे अपना काम करने दो, उसके बाद तुम्हें इसके साथ जो भी करना होगा तुम करना। और सिया उसकी बात मान लेती है। फिर लियांग सुरान से कहती है कि अब मैं अपनी पावर्स को यूज करके लोगों की सोल को कंट्रोल करने के साथ साथ उनको भी ले सकती हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स की यूज सुरान की सोल पर करने लगता है और सुरान को इससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जो देखकर लियांग उससे कहती है कि तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी सोल नहीं लेने वाली हूँ, मुझे बस तुम्हारी कुछ मेमोरीज चाहिए। तभी उन पर स्टोन से अटैक होता है और ये अटैक सान ने किया होता है। सान और बाओ दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। बाओ को वहाँ पर देखकर सुरान उससे मदद मांगने लगता है और सान बाओ को बताता है कि सिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। और बाओ सान से कहते हैं कि हम इन दोनों को खत्म कर देंगे। उन दोनों को वहाँ पर देखकर लियांग उनसे कहता है कि तुम दोनों अकेले यहाँ पर आए हो। और सिया सान से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में भी बहुत ही मजा आएगा। सान सिया से कहता है कि मैं भी यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया हूँ और तुम सुरान को छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन सिया उसकी बात नहीं मानती है और कैन कैन कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि इन दोनों को तो मैं अकेले ही हरा सकती हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपनी सभी ज़ॉम्बीज़ को बाहर बुलाती है। फिर सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सान अपने मैजिक से एक बड़ा पत्थर उठाकर उस ज़ॉम्बी पर पत्थर मारता है। वो पत्थर सीधा सिया की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन सिया उसको अपने एक हाथ से ही तोड़ देती है। और तभी बाओ सिया पर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन सिया उसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर लेती है। और सान बाओ को पीछे खींच लेता है और उससे कहते हैं कि तुम्हारा उससे लड़ना ठीक नहीं है। कैन कैन सिया के पावर को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और लियांग उसको बताता है कि सिया ऑर्गेनाइजेशन के टॉप 4 फाइटर में से एक है। सैन बाओ से कहता है कि हम सिया को नहीं हरा सकते, इसलिए हमें अपना दूसरा प्लान यूज करना होगा। और वो एक अर्थ मंकी को अपना काम करने के लिए कहता है। तभी जमीन के नीचे से एक लड़का सुरान को लेकर भागने लगता है और ये देखकर सिया और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। फिर सिया जमीन पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो लड़का बाहर आ जाता है और वो सुरान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलती से उसको पंच मार देती है, जिस वजह से सुरान सीधा सैन के पास जाकर गिरता है। और ये देखकर सिया बहुत ही हैरान हो जाती है और सुरान उसका मजाक बनाने लगता है। तभी बाओ गुस्से से सुरान की तरफ देखती है और बाओ को गुस्से में देखकर सुरान बहुत ही डर जाता है। बाओ उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज हम एक मिशन पर जाने वाले हैं, पर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। सुरान उसके लिए माफी मांगता है और बाओ अपनी नाइफ को यूज करके सुरान पर अटैक करने के लिए जा रही होती है, जो देखकर वो बहुत ही डर जाता है। फिर बाओ उसकी गर्दन से एक बॉम्ब को बाहर निकालती है और सुरान को बताती है कि इस बॉम्ब की वजह से तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहे थे। उस बॉम्ब को देखकर सुरान समझ नहीं पा रहा होता है कि शायद से कैन कैन ने उसके गर्दन पर ये बॉम्ब लगाया होगा। सुरान को अपनी बेवकूफी के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है। और इधर सैन सिया को एक और चांस देता है यहाँ से जाने के लिए, पर वो मना कर देती है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत ही सारे लोग आ जाते हैं और वो सभी सैन के ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर लियांग कैन कैन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों वैन में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और सभी लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ गार्ड सिया को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सैन उन्हें रोक देता है और उनसे कहते हैं कि तुम सिया को हैंडल नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम बाकी सभी लोगों को जाकर पकड़ो। और वो सभी गार्ड सैन की बात मानकर वो वैन के पीछे चले जाते हैं। इधर सिया अपनी बाइक पर बैठकर जाने लगती है और जाने से पहले वो सैन से कहते हैं कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ सुरान अभी भी सैड होता है और वो खुद को बहुत ही ज्यादा अनलकी मान रहा होता है। फिर बाबा उससे कहते हैं कि तुम्हें खुद को अनलकी नहीं कहना चाहिए, जो सुनकर सुरान को अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है। और तभी बाबा सुरान से कहती है कि तुम बेवकूफ हो, इसमें तुम्हारे लक की कोई गलती नहीं है, तुम्हें उस लड़की ने आसानी से बेवकूफ बना दिया और तुम उसके साथ डेट पर भी चले गए। और ये सुनने के बाद सुरान पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर सैन बाबा से पूछते कि सुरान को क्या हुआ और बाबा उसको बताती कि मैंने इसको कंसोल करने के लिए इससे कुछ वर्ड्स कहे, जो सुन सैन समझ जाता है कि बाबा ने उससे क्या कहा होगा। इधर जंगल में सभी गार्ड्स वैन पर अटैक कर रहे होते हैं और लियांग उनके अटैक से बचता हुआ आगे जा रहा होता है। तभी एक गार्ड आकर वैन के सामने आ जाता है, जिसे लियांग अपने मैजिक से दूर फेंक देता है और दूसरा गार्ड पीछे से वैन पर अटैक करता है, जिससे कि वैन का बैलेंस खराब हो जाता है और कैन कैन उस वैन से बाहर गिरने वाली होती है, लेकिन वो उस वैन को पकड़ लेती है। कैन कैन लियांग को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लियांग मदद करने से मना कर देता है और कैन कैन से कहता है कि तुम सच में एक इडियट हो, अगर तुम स्मार्ट होती तो तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले हमारे बारे में अच्छे से पता करती कि हम भला किस तरह के काम करते हैं। फिर सैन को गार्ड्स का फोन आता है और वो बताते हैं कि हमने उस लड़की कैन कैन को पकड़ लिया, लेकिन बाकी के लोग लगभग भाग चुके हैं। बाबा सैन से पूछती कि अब हमें क्या करना चाहिए और सैन बाबा से कहती है कि कल सुबह तुम वेयर हाउस में सुरान को लेकर आ जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि सुरान अपने रूम में सोच रहा होता है कि आखिर मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तभी बाबा डोर को काट कर अंदर आ जाता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसके बाद वो दोनों साथ में सीक्रेट वेयर हाउस में आते हैं, जो देखकर सुरान को बहुत ही अजीब लगता है और वो बाबा से कहती है कि ये तो एक कुरियर कंपनी है, जिस पर बाबा बताती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ।
हूँ। सुरान बाओ से कहती है कि सीक्रेट बेस तो इससे बहुत ही अलग होता है और तभी वहाँ पर सैन आ जाता है। वो सुरान से कहता है कि ये एक एक्सप्रेस डिलीवरी है और यहीं पर हमारा बेस है और सुरान को अपना नाम बताता है। सुरान सैन से पूछते है कि आखिर ये कौन सी जगह है और सुरान देखते है कि एक आदमी बहुत ही बड़े बॉक्स को अकेला उठाकर लेकर जा रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर सैन सुरान से कहता है कि पिछले 2 दिनों में जो तुम्हारे साथ हो रहा है उस वजह से तुम बहुत ही कंफ्यूज हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये सब कौन है। वो सुरान से कहता है कि यहाँ पर सभी लोग आउटसाइडर है और सुरान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर सैन उसको बताता है कि आउटसाइडर असल में वो ह्यूमंस होते हैं जो ऑर्डिनरी ह्यूमन से बहुत ही अलग होते हैं और उनके पास पावर्स होती है, जैसे तुम्हारे ग्रैंडपा के फादर और यहाँ तक कि तुम भी आउटसाइडर हो, तुम्हारे पास भी बहुत ही अलग पावर्स है। और ये सुनने के बाद सुरान बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर सैन उसको बताता है कि इन पावर्स को की कहा जाता है और इसको इनहेरिट और एक्वायर भी किया जा सकता है। सुरान को समझ में आ जाता है कि वो गोल्डन लाइट असल में उसको की है और सैन उससे कहता है कि तुमने अपनी पावर्स को असल में अपने ग्रैंडपा से इनहेरिट किया है। जो सुनकर सुरान मना कर देता है और कहता है कि मुझे मेरे ग्रैंडपा ने इस पावर को यूज करना सिखाया है, मैंने इस पावर्स को इनहेरिट नहीं किया। और उसके बाद वो सभी एविएटर की तरफ जाने लगते हैं। सैन सुरा को आउटसाइडर के बारे में बताता है कि वो असल में 2 तरह के होते हैं, पहले जो अपने पावर्स को इनहेरिट करते हैं, दूसरे जो अपनी पावर्स को एक्वायर करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो आउटसाइडर पावर्स को एक्वायर करते हैं वो इनहेरिट करने वाले से कमजोर हो, वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। और बहुत ही सारे क्लैंस भी हैं जो कि सभी आउटसाइडर को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जेंसी क्लैन इन सब से बहुत ही अलग है, कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो बस अपने फ्रीडम के लिए अपनी पावर्स को यूज करते हैं। फिर वो सभी उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर कैनकिन को पकड़ कर रखा गया होता है। सैन कैनकिन से जेंसाई के सीक्रेट के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट किया तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन कैनकिन उसकी बात नहीं मानती और ये सुनने के बाद सैन गुस्सा हो जाता है। वो कैनकिन से कहता है कि तुम उन लोगों को सपोर्ट कर रही हो जिन्हें ज्वाइन करने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। फिर कैनकिन उनसे कहती है कि मैं तुम्हें जेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। उसके बाद कैनकिन उन्हें अपनी पास्ट के बारे में बताते हैं कि उसकी फैमिली ने हमेशा उसको अपनी पावर से कंट्रोल करने के लिए कहा। मैं हमेशा अपनी पावर्स को यूज करके अनडेड्स को कंट्रोल करती और अगर मुझसे कोई भी गलती होती तो मेरी फैमिली वाले मुझे पनिश करते। मुझे 15 साल तक एक रूम में बंद करके रखा गया था और यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी बस उस अनडेड्स ही बन गए। 15 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मुझे बाहर जाने की परमिशन दी गई, तब मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे मेरी पावर्स को यूज करने से मना कर दिया, जो सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि जिस पावर्स को एक्वायर करने के लिए मुझे 15 साल का टाइम लगा, मैं उस पावर को यूज करके अपनी मर्जी से नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने घर को छोड़ दिया, जेंसाई को ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते। उनके ऑर्गेनाइजेशन में सभी को फ्रीडम है और अपनी पावर्स को यूज करके अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फिर रूम में सैन का सीनियर यन आ जाता है और वो सैन से कहता है कि मैं इस लड़के जेंसी के बारे में पूछता हूँ। यन सीधा जाकर उस लड़की को मारने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुमने हमारे जेंसाई के बारे में कुछ भी बताया तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और उसकी बातों से कैनकिन बहुत ही डर जाती है और जैसे ही वो दोबारा से मारने के लिए जा रहा होता है तभी सुरान पीछे से उसको रोक देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने दोबारा से इस लड़की को मारने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। उसके बाद सैन भी यन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और यन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, जिस पर सैन बताता है कि ये केस मेरे अंडर है, इसलिए मैं जो भी डिसीजन लूंगा वही सभी को फॉलो करना होगा। उन तीनों के बीच में बहस होने लगती है और इधर कैनकिन को बुरा फील हो रहा होता है कि सुरान अभी भी उसकी केयर करता है, इसलिए उन्हें जेंसाई के सारे सीक्रेट्स बता देती है और कहती है कि जेंसाई के लोग असल में झांग जिलेन के हायर को ढूंढ रही है। जेंसाई क्लैन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे क्योंकि उन सभी को जिलेन ने अकेले ही खत्म कर दिया, इसलिए जेंसाई जिलेन को मारने के बाद उसके हायर को ढूंढ रही है ताकि उन्हें जिलेन की पावर मिल सके। कैनकिन की बात सुनने के बाद सभी बाहर आ जाते हैं और सैन यन से कहते हैं कि सरोन जिलेन का ग्रैंडसन है, जो सुनकर यन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि जिलेन का ग्रैंडसन इतना कमजोर होगा और वैसे भी इसका स्टाइल बहुत ही अलग है। फिर सुरान बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे किंगरो मटेरियल आर्ट सिखाया है और वैसे भी मैं वो हायर हूँ जिसे सब ढूंढ रहे हैं। बाओ बाओ बताते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो सभी तुम्हें पकड़ने के लिए जरूर आएंगे। फिर दूसरे रूम में वो सभी उस लड़के को देखते हैं जो कि पागलों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और सुरान उसको देखता है तो उसको याद आता है कि इस लड़के ने मेरी मदद करी थी और वो इस लड़के के बारे में सैन से पूछता है। सैन बताता है कि इसको अर्थ मंकी कहते हैं और अभी इस पर सिया के मैजिक इफेक्ट हुआ है जिस वजह से ये लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें इसे कुछ दिनों के लिए लॉक करके रखना होगा और जब तक कि इसकी पावर से सिया के मैजिक इफेक्ट ना चले जाए। उसके बाद वो तीनों सैन के ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ पर सैन सुरान को बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन असल में दूसरे आउटसाइडर को गलत काम करने से रोकती है। फिर वो सुरान को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का ऑफर देता है लेकिन सुरान उसको साफ मना कर देता है, जो सुनकर सैन हैरान हो जाता है। सुरान बताता है कि मेरा सपना रिच बनने का है और मैं इस डेंजरस ग्रुप्स को कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरी जान जाने का खतरा है और वैसे भी मुझे बाकी आउटसाइडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या करते हैं, मैं बस अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर शहर में आया हूँ। और सैन उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सुरान उसकी बातें नहीं मानता है और सुरान की बातें सुनने के बाद यन बाओ बाओ से कहता है कि तुम सुरान को कन्विंस करो, जिसके बाद
बाद बाबा सुरान को बहुत ही मारती है और उसको ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर लेती है। सुरान भी मार खाने के बाद ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देता है और यन उससे पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। सैन यन से कहता है कि तुम्हें इस तरह से उसके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। फिर यन सैन से कहता है कि आज से सुरान और बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए तुम अब इन दोनों के बारे में सोचना बंद कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि सुरान अपने रूम में सोच रहा होता है कि उन 2 दिनों के अंदर मेरे साथ बहुत ही कुछ हो चुका है। तभी डोर पर उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और वो बाहर आकर देखता है तो उसको कोई क्रिएचर किडनैप करके अपने साथ लेकर जाता है। इधर सैन यन से पूछता है कि आप भला सुरान में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो, और यन उसको बताता है कि सुरान बहुत ही अलग है, उसमें कुछ खास बातें। और इधर सुरान को वो क्रिएचर किडनैप करके 2 गर्ल्स के पास लेकर आता है, जहाँ सुरान उस बैग से बाहर निकलकर उससे पूछते है कि तुमने मुझे भला क्यों किडनैप किया। इधर यन सैन को बताता है कि कुछ टाइम के बाद सभी क्लैंस के लोग सुरान के पीछे आएंगे। जेंसी के लोग सुरान के पीछे इसलिए पड़े क्योंकि वो जेलेन से रिलेटेड है। आगे आने वाले टाइम में सुरान आउटसाइडर को इस दुनिया में बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाला है। इधर सुरान को लेने के लिए वहाँ पर एक व्हाइट रोब पहना आदमी उसके साथ 2 लोग और आते हैं। वो सुरान को अपने साथ टेंसाई क्लैन लेकर जाने के लिए आए होते हैं, पर सुरान उनकी बात नहीं मानता और फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। दूसरी तरफ यन सैन को बताता है कि सुरान के पास जो भी गोल्डन लाइट पावर्स है उसको उसके ग्रैंडपा ने मिली है, लेकिन वो टेंसाई क्लैन के सीक्रेट टेक्निक है। और इधर सुरान देखता है कि उन दोनों लोगों के पास भी उसकी तरह सेम पावर्स हैं। दूसरी तरफ बाबा उड़ जाती है और अपनी बिल्डिंग से नीचे आती है, जहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है और वो बाबा से कहती है कि तुम बहुत ही टाइम के बाद मिल रही हो। लेकिन बाबा को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और बाबा पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन बाबा को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से लगती है और तभी वो लड़की बाबा पर पीछे से अटैक करती है, जिससे कि बाबा बच जाती है और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। बाबा उस लड़की से कहती है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगी। और तभी उन्हें जंगल में एक गोल्डन लाइट दिखाई देती है, जिसे देखकर बाबा समझ जाती है कि वो पावर असल में सुरान की है। और इधर सुरान उन लोगों से फाइट कर रहा होता है। इधर ये सैन को बताते हैं कि झांग जेलेन भी शायद से टेंसाई क्लैन से रिलेटेड है। दूसरी तरफ वो दोनों फाइटर सुरान से लड़ने के लिए गोयोको को बताते हैं कि हमने उसकी पावर्स को टेस्ट कर लिया, इसकी सभी टेक्निक असल में टेंसाई क्लैन से रिलेटेड है। और सुरान सीधा गोयोको पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता, जो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और गोयोको सुरान को एक पंच में ही हरा देता है। लेकिन सुरान हार नहीं मानता और दोबारा से गोयोको पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अटैक का गोयोको पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। गोयोको सुरान को हराने के बाद वहाँ से जाने लगता है और उसके गार्ड्स उससे पूछते हैं कि क्या हम सुरान को अपने साथ टेंसाई मिशन पर लेकर जा सकते हैं, जिस पर गोयोको उनसे कहता है कि मैंने इसकी पावर्स को चेक कर लिया और अभी टेंसाई मिशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है। जो सुनकर सुरान दोबारा से खड़ा हो जाता है, गोयोको को फाइट करने के लिए कहता है। गोयोको सुरान से कहता है कि अगर हमने दोबारा से फाइट करी तो तुम मारे जा सकते हो, लेकिन सुरान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर बाबा और वो लड़की भी आ जाती है, जो कि बाबा से फाइट कर रही होती है और वो सभी गर्ल्स असल में टेंकाई क्लैन से होते हैं। इधर बाबा सुरान से कहती है कि तुमने अपनी असली पावर को इस तरह से छुपा कर नहीं रखना चाहिए, तुम उसका यूज कर सकते हो। फिर सुरान अपना पास्ट याद करता है, जहाँ पर वो अपनी गोल्डन लाइट को मास्टर कर लेता है। वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं भी जल्दी से आपके जैसा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनूंगा। जो सुनकर उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि इन पावर्स का यूज करके तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते हो। और उसके बाद वो सुरान को अपने थंडर पावर्स दिखाते हैं, जो देखकर सुरान हैरान हो जाता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे भी इस टेक्निक को सीखना है। उसके ग्रैंडपा उसको ये टेक्निक सिखाने के लिए मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें इस टेक्निक को हमेशा सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। जो देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और गोयोको के साथ एक मेंबर उस लाइट को देखने के बाद कहते हैं कि ये पावर्स तो हेवनली मास्टर के पास होती है, इस टेक्निक को मास्टर करना बहुत ही मुश्किल होता है और सिर्फ हेवन मास्टर ही तुम्हें इस टेक्निक को अच्छे से सिखा सकते हैं। लेकिन इस टेक्निक को बहुत ही सीक्रेट रखा गया होता है। पर सुरान को इस टेक्निक के बारे में कैसे पता? सुरान गोयोको पर अटैक करता है और उस पावर को देखने के बाद गोयोको सोचता है कि इसने बहुत ही कम एज में इस पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सीख चुका है। जेलेन ने इसको अगर ये टेक्निक सिखाई है तो इसका मतलब वो भी हेवनली मास्टर्स में से एक है। फिर सुरान की पावर्स को देखने के बाद गोयोको भी अपनी थंडर लाइट्स का यूज करके अटैक करता है, लेकिन उसके लाइट्स का कलर ब्लैक होता है। गोयोको की पावर सुरान को हराने वाली होती है, लेकिन तभी बाबा उसकी पावर को अपनी नाइफ से रोक देती है। वो गोयोको से कहते हैं कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो। और बाबा की पावर को देखने के बाद गोयोको भी थोड़ा हैरान हो चुका होता है। वो उसे फाइट करने से मना कर देता है और सुरान से कहता है कि मैंने तुम्हारी रियल पावर्स देख ली है, तुम टेंसाई मिशन में आने के लिए क्वालिफाइड हो और अगर तुमने यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कंटिन्यू किया तो तुम आगे चलकर एक हेवन मास्टर भी बन सकते हो। जो सुनकर सुरान बहुत ही हैरान हो जाता है और देन टेंकाई क्लैन की लड़की अपनी बहन से कहती है कि वो सुरान को अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहे हैं, जिस पर उसकी बहन कहती है कि सुरान के हेवन मास्टर बनाने में हमें और भी ज्यादा फायदा होगा और वैसे भी सुरान हमारे क्लैन से बिलोंग करता है, इसलिए आखिर में उसको हमारे पास ही आना होगा।
अगले दिन बाओ सुरान को अपने साथ शहर से दूर विला में लेकर आती है। उस विला को देखने के बाद सुरान उससे पूछते कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। बाओ उसको बताते कि अब से हम 1 मंथ तक इस विला में रहने वाले और तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग यहीं पर होगी। जो सुनकर सुरान उससे कहता है कि मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी सबने मेरी रियल पावर्स देखी है, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद मैं गयोकी को भी हरा दूंगा। और बाओ उसको बताती कि गयोकू असल में तुमसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसने बस अपनी पावर्स का 3rd लेवल यूज किया था क्योंकि वो तुम्हारी पावर्स को चेक करना चाहता था। वैसे भी तुम भूल चुकी होगी कल मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें ये थंडर लाइट टेक्निक तुम्हारे ग्रैंडपा ने सिखाई है, तो तुम्हें अपने ग्रैंडपा के बारे में सच नहीं जानना है कि उनकी सच्चाई क्या है और आखिर और टेंसाई मेंशन कैसे रिलेटेड है। बाओ उससे कहती है कि जल्दी एक इवेंट आने वाला है जिसमें पार्टिसिपेट करने के बाद तुम हेवनली मास्टर तक बन सकते हो, इसलिए तुम्हें इस इवेंट में जीतने के लिए पार्टिसिपेट करना होगा। अगर तुम हेवन मास्टर बन गए तो तुम्हें अपने और अपने ग्रैंडपा के बारे में सच भी पता चल जाएगा। सुरान बाओ की बात मान लेता है और विला के अंदर आने के बाद वो सोचता है कि मैं यहाँ पर बाओ के साथ रहूंगा तो वो मुझे बहुत ही टॉर्चर करेगी। और उसके बाद बाओ उसके सर पर अपना हाथ लगाती है और उसको कुछ ट्रांसफर करने लगती है जिससे कि सुरान के सर में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सुरान को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर फ्लो हुआ फील होता है। फिर जब वो होश में आता है तो वो बाओ से पूछते कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। बाओ उसको बताते कि मैंने अपनी टेक्निक तुम्हारे अंदर ट्रांसफर की है, मुझे पता है कि तुम उस टेक्निक को भी जल्दी मास्टर कर लोगे, इसलिए तुम्हें बस अपने पावर्स पर फोकस करना है। सुरान अपने पावर पर फोकस कर रहा होता है लेकिन उसका सारा फोकस चला जाता है। जब वो बाओ को कपड़े उतारते हुए देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो, और बाओ उसको बताती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इधर सुरान अपनी पावर पर फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो फोकस नहीं कर पाता। फिर बाओ उसके पास आती है और उसको पता चलता है कि सुरान अपनी पावर पर फोकस नहीं कर पा रहा है, तो वो एक आइडिया सोचती है और सुरान से कहती है कि तुम वर्जिन हो और शायद से इसलिए तुम किसी लड़की के साथ एक घर में नहीं रह सकते हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारी वर्जिनिटी को खत्म करूंगी। और वो अगले 2 गर्ल्स को लेकर आती है जो देखकर सुरान गुस्सा हो जाता है। वो उन दोनों गर्ल्स को वहाँ से भगा देता है और बाओ से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जो हमारे बीच में जो स्टूडेंट्स मास्टर का कॉन्टेक्ट था वो भी खत्म हो चुका है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बाओ उसको रोकने के लिए कहती है लेकिन सुरान उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे इस आउटसाइडर की दुनिया से हमेशा छुपा कर रखा है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी सच्चाई सभी के सामने आए, लेकिन अब मेरा सच सभी के सामने आ चुका है और मैं नहीं चाहता कि सभी क्लैन मुझे अपने फायदे के लिए यूज करें, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे ही वो बाहर आता है तो बाओ उसको रोकने के लिए अटैक करती है जिससे कि वो विला टूट जाता है, लेकिन सुरान वहाँ से चला जाता है और बाओ कहती है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद सुरान के पास टेनकाई क्लैन से सयान मिलती है और वो सुरान से कहती है कि मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं, जिसके बाद सुरान उनके साथ चला जाता है और बाद में सुरान को पता चलता है कि टेनसिकिया ग्रुप में असल में सयान के फादर हैं, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। और सयान उसको बताती है कि मेरे फादर उस कंपनी के फाउंडर है और वो चाहते हैं कि तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन करो। उसके बाद सुरान सयान के फादर से मिलता है और उसके फादर सुरान को वहाँ पर देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसको मास्टर जिया से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो सुरान को बताते हैं कि मास्टर जिया को आउटसाइडर के वर्ल्ड में बहुत ही लोग जानते हैं। और फिर वो मास्टर जिया और सुरान से कहते हैं कि मुझे सुरान से कुछ बात करनी है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इधर बाओ को डिप्रेस देखकर सैन और यन दोनों सोचते हैं कि शायद से सुरान की वजह से बाओ डिप्रेस है। फिर सैन बताता है कि सुरान टियानसिया ग्रुप में है और हमें जल्दी से उसको वापस लेकर आना होगा, वरना वो लोग उसको अपने ग्रुप का मेंबर बना लेंगे। यन बताता है कि अगर बाओ जाकर सुरान से माफी मांग लेगी तो शायद से सुरान वापस आ जाएगा, इसलिए वो बाओ को रेडी कर रहे होते हैं कि वो सुरान के पास जाकर उससे बात करे। तभी रूम में कैन आ जाती है। वो उनसे कहती कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच लिया है। वो बाओ को फॉर्मल ड्रेस में देखकर पूछती कि बाओ ने ऐसे कपड़े क्यों पहने। फिर यन उसको सारी बात बताता है और कैन उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों का टेस्ट बहुत ही खराब है, इसलिए मैं बाओ को रेडी करूंगी। इधर सयान के फादर सुरान को टेनकाई ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किए जा रहे होते हैं। वो उससे कहते कि मेरे ग्रैंडपा और तुम्हारे ग्रैंडपा दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक फैमिली बन जाए। इधर कैन बाओ को रेडी कर देती है और कहती कि अब बाओ सुरान से जाकर बात कर सकती है। और जैसे ही बाओ चलने की कोशिश करती है वो नीचे गिर जाती है और कैन उससे कहती है कि तुमने पहले कभी हिल्स ट्राई नहीं की है। और बाओ उससे कहते कि मैं खुद को मैनेज कर लूंगी। दूसरी तरफ सयान के फादर सुरान को पोस्ट की स्टोरी बताते हैं कि 1944 के टाइम में सभी क्लैंस के बीच में बहुत ही बड़ी वॉर हुई थी। बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि वो वॉर असल में आउटसाइडर ने उन स्पेशल 8 पावर को पाने के लिए किया था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट 8 मास्टर के पास है और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग तुम्हारे ग्रैंडपा जेलेन थे और सेकंड पावर मेरे ग्रैंडपा के पास थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें और उन 8 पावर का सीक्रेट जान सके। और ये सुनकर सुरान बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर प्रेसिडेंट सुरान से कहते हैं कि तुम इस बारे में सोचकर मुझे जरूर बता सकते हो, इसलिए तुम जाकर रेस्ट कर लो, हमने पहले ही तुम्हारा रूम रेडी कर दिया है। और सुरान प्रेसिडेंट को थैंक्स कहता है। उसके बाद सुरान अपने रूम में रेस्ट करने के बाद अपने पावर्स पर फोकस कर रहा होता है और तभी रूम में सयान एक लड़की नाना के साथ आ जाती है। वो सुरान से कहते
कहती है कि तुम्हें अब रिलैक्स करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ बाओ भी उस बिल्डिंग में आ जाती है और रिसेप्शन पर जाकर सीधा सुरान के बारे में पूछती है। और रिसेप्शनिस्ट बाओ से कहती है कि तुम सुरान से नहीं मिल सकती हो क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट के मेन गेस्ट है, इसलिए वो बाओ को यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन बाओ उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स बाओ को पकड़ कर लेकर जा रही होती है। लेकिन बाओ उन दोनों के हाथ को डिस्कोलेट कर देती है, जो देखकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सभी को कंफर्म कर देते हैं कि बिल्डिंग में दुश्मन एंटर कर चुका है। बाओ सुरान को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है और इधर सुरान आराम से अपने रूम के अंदर मसाज करवा रहा होता है। सुरान को देखकर सयान सोच रही होती है कि आखिर ये लड़का मेरे फादर को कैसे पसंद आ सकता है। और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सयान अपने फादर से बात कर रही होती है और उनसे पूछती है कि आप वाला इस लड़के को टैंक्सिया में क्यों रखना चाहते हो, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि ये लड़का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में डेट करो, जिसके बाद वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएगा। सयान इसके लिए मना कर रही होती है और उसके डैड उसको बताते हैं कि ये सब बस मैं तुम्हारी और इस कंपनी के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने सभी बच्चों और सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास हमारी फैंग फैमिली की पावर है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम आगे चलकर हमारी फैमिली और इस कंपनी के लिए बहुत ही कुछ करोगी। सयान अपने फादर की बात मान लेती है और उसके बाद वो नाना को वहाँ से भेज देती है और सुरान से पूछती है तुमने आखिर क्या डिसीजन लिया है, जिस पर सुरान बताता है कि अगर मैं टैंक्सिया को ज्वाइन कर लेता हूँ तो इससे बाओ को बहुत ही बुरा फील होगा। जो सुनकर सयान हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि सुरान अभी भी उसके बारे में ही सोच रहा है, जबकि इसने तो उसको छोड़कर यहाँ से आया। सुरान बताता है कि बाओ ने मेरी बहुत ही बार मदद की है और मैं हमेशा उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ। उसको देखकर लगता है कि उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं उस पर गुस्सा किया। असल में सुरान बाओ की बहुत ही केयर करता है और इधर बाओ भी सुरान को ढूंढते हुए ऊपर के फ्लोर पर आ चुकी होती है। उसने रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को हरा दिया होता है और बाओ को रोकने के लिए टैंक्सिया के टॉप फाइटर आते हैं। वो सभी बाओ पर अटैक करते हैं, लेकिन बाओ उनके अटैक से आसानी से बच जाती है, जो देखकर वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक बाओ को पकड़ लेता है और बाकी के बाओ पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन बाओ अपनी पावर से उन सभी के अटैक को रोक देती है, जो देखकर सभी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक छोटी लड़की के पास भला इस तरह की पावर्स भी हो सकती है। इधर रूम में सयान सुरान से कहती है कि अगर तुमने मेरे फादर की डील को एक्सेप्ट किया तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। जो सुनकर सुरान उसको बताता है कि इस बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया है और वो सयान को अपने सील के बारे में बताता है कि वो सील बस तभी ओपन हो सकता है जब उसे कोई अच्छे से प्यार करे। और सयान उसको बताते है कि इस बारे में मुझे पहले से ही पता है और वो सुरान के क्लोज आने लगती है। सुरान को भी फील होता है कि उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे और सयान उससे कहती है कि मैं अपनी फैमिली के लिए तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। इधर सयान सोच रहा होता है कि अब मेरा सपना पूरा होने वाला है और सयान से कहता है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हो सकता हूँ। जो सुनकर सयान को गुस्सा आ जाता है और वो सुरान को पंच मारती है, जिससे कि वो दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। और तभी एक लेडी सयान के पास आती है और वो उसे कहती है कि एक लड़की सुरान को ढूंढते हुए इस बिल्डिंग के अंदर आ चुकी है। सयान सुरान की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम भला कहाँ जा रहे हो, और सुरान उससे कहता है कि मेरा यहाँ पर रहना अब ठीक नहीं है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी सयान उसको एक पंच मारती है। सुरान को समझ में नहीं आ रहा होता कि सयान ने उसको इतनी दूर से बिना अपनी जगह से मूव किए पंच कैसे मार दिया। फिर वो सुरान पर अटैक करना शुरू कर देती है और सुरान उसके अटैक से बच नहीं पा रहा होता है। वो सुरान को अपनी पावर्स दिखाने के लिए कहती है और सुरान भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका एक भी अटैक सयान को नहीं लगता। सयान उसको मारकर नीचे गिरा देता है और उसको अपनी स्पेस ट्रांसफर टेक्निक के बारे में बताती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट मास्टर जिया से बात कर रहे होते हैं और तभी रूम में एक आदमी आता है और वो प्रेसिडेंट को बताता है कि एक लड़की यहाँ पर हमारी बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में आ चुकी है, उसने हमारे सभी गार्ड्स को हरा दिया। जो सुनकर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि तुम कैडेट्स को उससे लड़ने के लिए भेज दो, जिस पर वो आदमी बताता है कि उस लड़की ने पहले ही उन्हें हरा दिया। जो सुनकर प्रेसिडेंट हैरान हो जाता है। फिर वो मास्टर जिया से कहते हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम से जाना होगा और मास्टर जिया प्रेसिडेंट से कहते हैं कि मैं भी इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला हूँ, इसलिए मैं जाकर उस लड़की से फाइट करता हूँ। और इधर सयान भी सुरान के साथ फाइट कर रही होती है। वो सुरान से कहती है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और दूसरी तरफ बाबा ने सभी गार्ड्स और कैडेट्स ग्रुप्स के लोगों को हरा दिया था। वो उनमें से एक को छोड़ देती है और उससे सुरान के बारे में पूछती है, जिस पर वो लड़का बाबा से कहते हैं कि मुझे सुरान के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो इस समय कहाँ पर है। जो सुनकर बाबा वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि मैं सुरान को अकेले ढूंढ लूंगी। और उसके बाद वो एक रूम में आती है जहाँ पर मास्टर जिया उसका वेट कर रहे होते हैं और वो बाबा से कहते हैं कि शायद से तुम ही वो लड़की हो जो कि सुरान को लेने के लिए आई है, लेकिन तुम्हें पहले मुझसे फाइट करना होगा। और अपनी असली पावर्स बाबा को दिखाते हैं। उसके बाद बाबा और मास्टर जिया के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और मास्टर जिया लगातार बाबा पर अटैक करने लगते हैं। बाबा भी सभी अटैक को डॉज कर रही होती है और दूसरी तरफ सभी कैरेट्स के फाइटर सोच रहे होते हैं कि उस लड़की के साथ अब प्रेसिडेंट ही फाइट कर रहे होंगे। फिर वो सभी रूम में आकर देखते हैं तो मास्टर जिया उस लड़की से फाइट कर रहे होते हैं और उन दोनों को फाइट करता देख वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इधर मास्टर जिया भी अपने वेपन्स का यूज करके बाबा पर अटैक करना शुरू कर देता है और
और बाओ भी उन सभी के अटैक को डॉज करने लगती है। ये देखकर कैरेट्स का एक मेंबर बताता है कि इस तरह वेपन को कंट्रोल करने की टेक्निक को मेड मैनिपुलेशन कहा जाता है। इसमें वेपन को मास्टर करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इधर बाओ उस बैटल से थोड़ी इंजर्ड हो चुकी होती है और तभी जिया उसको पकड़ लेता है और जैसे ही उसके वेपन बाओ को लगने वाले होते हैं, बाओ वहाँ से हट जाता है और जिया के वेपन्स उसको ही लगने वाले होते हैं। जिया अपने वेपन्स को पकड़ लेता है। फिर बाओ उससे कहता है कि मैंने पहली बार किसी को इतना सीरियस होकर फाइट करते हुए देखा है और शायद से अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने हील्स को निकाल लेती है और मास्टर जिया से कहती है कि अगर आपको इस फाइट के में कुछ भी होता है तो उसका ब्लेम आप पर ही आएगा। और दूसरी तरफ सुरान सियान से एक बैट करता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे फेस पर डायरेक्ट पंच मार दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा और टेंसिया ग्रुप को भी ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन अगर तुम ये बैट हार गए तो मुझे यहाँ से जाने दोगी। सियान उसकी इस बैट को एक्सेप्ट कर लेती है और सीधा उसके फेस पर पंच मार देती है और उससे कहती है कि मैं ये बैट जीत चुकी हूँ। जो देखकर सुरान उससे कहता है कि अभी मैं रेडी नहीं था और फिर सुरान अपनी पावर्स का यूज करता है और सियान को पंच मारने के लिए कहता है। सियान उस पर पंच करते हैं लेकिन इस बार उसका पंच सुरान को नहीं लगता, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। सियान को लग रहा होता है कि शायद से उसने अपनी पावर्स का यूज ठीक से नहीं किया होगा और उसके बाद वो लगातार सुरान को पंच मारने लगती है, लेकिन उसका एक भी पंच सुरान को नहीं लग रहा होता है। जो देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मेरी टेलीपोर्टेशन टेक्निक आखिर में काम क्यों नहीं कर रही है। सुरान सियान से कहता है कि मैं बैट जीत चुका हूँ और वहाँ से जाने लगता है और सियान उसको रोकती है और उससे पूछती तुमने भला किस टेक्निक का यूज किया, जिस पर सुरान उससे कहता है कि मैंने बस अपने मार्शल आर्ट्स का खुद ही डेवलप करके इसे टेक्निक को सीखा है। फिर सियान उससे कहती है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो मैं तुम्हारी इस टेक्निक को भी हरा दूंगी। सुरान सियान से पूछते क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, जिस पर सियान उसको बताती कि मैं बस अपनी फैमिली की वजह से ही तुम्हें डेट करने के बारे में सोच रही थी। जो सुनकर सुरान सैड हो जाता है और वो सोचता है कि शायद से मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है। दूसरी तरफ हिल्स उतारने के बाद बाओ की स्पीड और मूवमेंट्स दोनों बढ़ चुकी होती है, जो देखकर जिया भी हैरान हो जाता है। अब बाओ जिया पर भारी पड़ रहा होता है और तभी वहाँ पर रूम में प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। प्रेसिडेंट को वहाँ पर देख जिया सोचता है कि अगर मैंने जल्दी से इस लड़की को नहीं हराया तो मेरी इमेज प्रेसिडेंट के सामने बहुत ही खराब हो जाएगी, इसलिए वो दोबारा से बाओ पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार बाओ उसके सभी अटैक को डॉज कर लेती है। फिर बाओ जिया से कहती कि मैं इस लड़ाई से बहुत ही बोर हो चुकी और मुझे सुरान को यहाँ से लेकर भी जाना होगा। जो सुनकर जिया सोच रहा होता है कि शायद से ये लड़की हार मान रही है, इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें इस लड़की को रोकना है तो तुम्हें मुझसे जल्दी से माफी मांगनी होगी। और बाओ उससे माफी मांग लेती है, जो देखकर जिया उस पर गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें नीचे झुककर माफी मांगनी होगी, लेकिन बाओ ने उसकी बातों का गलत मतलब समझ लिया। वो जिया पर अटैक करके उसको ही नीचे झुका देती है और आगे जाने लगती है, जो देखकर जिया बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बाओ पर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार बाओ उसके सर पर अपने दोनों हिल्स से मार देती है, जिससे कि उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है। और उसके बाद बाओ प्रेसिडेंट के पास आती है और उन दोनों से सुरान के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ सुरान वहाँ से जा रहा होता है और तभी वो सियान के पास आता है और उससे पूछते है कि हम रूम में जाकर अडल्ट्स वाले काम कर सकते हैं या तुम मुझे किसी लड़की का नंबर दे सकती हो। जो सुनकर सियान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सुरान के सर पर बहुत ही जोर से पंच मारती है, जिससे कि सुरान नीचे फ्लोर को तोड़कर सीधा जाकर ऊपर गिरता है। सुरान अपने सामने बाओ को देखता है और उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर मुझसे लेने के लिए आई हो, जिस पर बाओ हाँ कहती है और बाओ उससे माफी मांगती है। जो देखकर सुरान बहुत ही हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसके साथ वापस आया तो ये मेरा मजाक बनाएगा, इसलिए वो बाओ से कहता है कि तुम अपनी जगह से मत हिलना। और बाओ उसकी बात मान लेती है। फिर सुरान प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं पहले से एक कोरियर कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं, जो देखकर बाओ फाइट के लिए रेडी हो जाती है और सुरान उसको आगे जाने से मना कर देता है। जैसे ही प्रेसिडेंट सुरान पर अटैक करने वाले होते हैं तभी सुरान उनसे माफी मांग लेता है। फिर प्रेसिडेंट सुरान पर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में भी पता होने के बाद भी तुम यहाँ से नहीं भागे और ये देखकर मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गया। सुरान उनकी बातें सुनकर खुश हो जाता है और उनसे पूछता है कि क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरा ग्रुप ज्वाइन करना हो तो तुम मुझे बता देना। और ये सब सुनने के बाद जिया बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर इस लड़की को यहाँ से जाना है तो पहले इसको मुझे बैटल में हराना होगा। और उसको देखकर सुरान कहता है कि अगर बाओ ने इससे फाइट करी तो ये मेरा हो जाएगा। जो सुनकर जिया और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बैजेस से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बाओ अपनी जगह से नहीं हिलती, जिस वजह से सभी ब्लेड्स उसको लग जाते हैं। और ये देखकर सुरान बहुत ही हैरान हो जाता है। बाओ सुरान से कहती है कि मैंने तुम्हारी बात मानकर अपनी जगह से नहीं हिली और बाओ के बॉडी से खून बहना शुरू हो जाता है। प्रेसिडेंट गुस्से में जिया के पास आ जाते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं। जिया से कहते हैं कि तुमने एक लड़की पर पीछे से अटैक किया, मेरे कंपनी में ऐसे लोगों की कोई भी जगह नहीं है, और वो उसको मार देते हैं। और इधर सुरान बाओ की बॉडी से खून निकलता देख बहुत ही परेशान हो रहा होता है। प्रेसिडेंट उसके पास जाते हैं और जैसे ही उसको टच करते तो उन्हें सुरान के अंदर कुछ थंडर पावर दिखाई देती है,
जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो सुरान से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इस लड़की को ठीक कर देंगे। उसके बाद वो अपनी मैजिक का यूज करके बाबा की चोट को चेक करने लगते हैं और फिर वो अपनी बोटे शिंगटोन से बाबा को हील करने के लिए कहते हैं। शिंगटोन अपने मैजिक का यूज करके बाबा को चेक करने लगता है। प्रेसिडेंट सुरान को बताते हैं कि शिंगटोन को कंट्री के बेस्ट डॉक्टर ने मेडिकल के बारे में पढ़ाया है, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लड़की जल्दी ठीक हो जाएगी। शिंगटोन बताता है कि इसका बहुत ही सारा खून बह चुका है, इसलिए हमें जल्दी से इसको बॉडी में ब्लड ट्रांसफर करना होगा। प्रेसिडेंट दूसरे गार्ड्स को ब्लड लेने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर शेन और यन आ जाते हैं। वो प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हमें यहाँ आने में देर हो चुका है और हम अपने मेंबर को लेने के लिए आए हैं। प्रेसिडेंट उससे माफी मांगता है कि मैं आपके साथी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उसके बाद यन शिंगटोन को बाबा के पास से हटने के लिए कहता है। जो सुन शिंगटोन गुस्सा हो जाता है और यन से कहता है क्या तुम इस लड़की को मारना चाहते हो, जिस पर यन उससे कहता है कि इस लड़की की डेथ और लाइफ दोनों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्रेसिडेंट शिंगटोन को हटने के लिए कहते हैं और शेन बाबा को उठा लेता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। यन सुरान को भी अपने साथ आने के लिए कहता है और उसके बाद वो सभी वैन में बैठकर वापस घर जा रहे होते हैं। यन सुरान से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो तुम कह सकते हो। सुरान गुस्से में यन से कहते हैं कि जब फेंग फैमिली का सन बाबा को हिल कर रहा था तब आपने उसको हिल क्यों नहीं करने दिया। और सेन सुरान से कहता है कि तुम अपने सीनियर के साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हो, तुम पहले बाबा को देखो। और जब वो बाबा की तरफ देखता है तो उसको पता चलता है कि बाबा की बॉडी से खून बहना बंद हो चुका है, उसकी सांसें भी चल रही होती है और ये सब देखने के बाद उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर बाबा के साथ क्या हो रहा है। फिर सुरान उनसे बाबा के बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन है और ये कहाँ से आई, बाबा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों आ जाती है। जिस पर यन उससे कहता है कि ये तुमसे प्यार करती है और सुरान उससे कहता है कि मैं चूतिया नहीं हूँ, मुझे सब कुछ सच बताओ और भला बाबा तुम सबकी बात क्यों मानती है। फिर सैन बताता है कि बाबा हमारे ऑर्डर्स को इसलिए फॉलो करती है क्योंकि बदले में हम उसको उसके पास्ट के बारे में जानने में मदद करते हैं। बाबा अपना पास्ट भूल चुकी है और उसको कुछ भी याद नहीं है कि वो कहाँ से आई है और उसके पेरेंट्स कौन है, इसलिए हम बस तुम्हें टेंसी मेंशन में भेजना चाहते हैं और तुम्हें जल्दी से हेवन मास्टर बनाना चाहते हैं। जो सुनकर सुरान उनसे कहता है कि हेवन मास्टर बनने के बाद मैं टेंसी मेंशन का लीडर बन जाऊंगा, उसके बाद तुम मेरी पावर्स और स्टैचू का यूज अपने फायदे के लिए करोगे। जिस पर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। दूसरी तरफ हम गयोकू को देखते हैं जो कि को फैमिली के घर पर आया होता है और वो को फैमिली के हेड से कुछ इंपॉर्टेंट बात करता है। गयोकू उनसे कहते हैं कि आप किसी को भी इस बारे में कुछ भी मत बताना कि हम यहाँ पर आए थे। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बाद में हमें पता चलता है कि सिया भी उसके घर में ही रह रही होती है। वो सिया के साथ अपने बेटे को देखकर गुस्सा हो जाता है और जाकर अपने बेटे को मारने लगता है। वो दोनों आपस में सिया के लिए फाइट कर रहे होते हैं। असल में सिया ने इन्हें अपने पावर से कंट्रोल करके रखा होता है और सिया उसके फादर से पूछती कि अभी यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए कौन आया था। वो उसको गयोकू के बारे में बता देता है। फिर सिया उन दोनों से आने वाले अपने सिलेक्शन के बारे में पूछती है और कहती कि मुझे वो हायर चाहिए जो हेवन मास्टर बनने वाला है। जो सुनकर उसका बेटा कहता है कि वहाँ पर बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं और हमारा वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। तभी वहाँ पर सिया का कॉमरेड शैन आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें पावर्स प्रोवाइड करूंगा जिससे कि तुम अपने मिशन को पूरा कर पाओगे। फिर सिया उन दोनों से कहती है कि अगर तुमने अपने काम को पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी और रिवॉर्ड की बात सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर शैन सिया से कहते हैं कि हमें लियांग के पास जाना है और वो सिया से कहते हैं कि तुम्हें इन लोगों को अपने कंट्रोल में करके बहुत ही अच्छा काम किया, ये घर अब से तुम्हारा सीक्रेट लोकेशन भी बन सकता है। और उसके बाद हम लियांग को देखते हैं जो कि जिलेन की मेमोरी को रिस्टोर करने में कामयाब हो जाता है। वो जिलेन की मेमोरी को देखता है और अपने कॉमरेड को भी वो मेमोरी दिखाने के लिए देता है और उसका कॉमरेड कहता है कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर वहाँ पर सिया और शैन भी आ जाते हैं और सिया लियांग के नाम से बहुत ही खुश होती है। लियांग कहता है कि ये मेमोरी किसी और को भी दिखाना चाहता हूँ। और अगले दिन हम देखते हैं कि सुरान भी वहीं बाबा को होश में आने के बाद वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यन और शैन आ जाते हैं। शैन सुरान से कहता है कि हम यहाँ पर बाबा को देखने के लिए आए हैं और सुरान उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि हम भला सुरान से कब तक सच छुपा सकेंगे। जिस पर यन कहता है कि सुरान अभी बच्चा है इसलिए सही टाइम आने पर हम उसको सब कुछ बता देंगे। तभी बाबा होश में आ जाती है और उसको होश में आता देख यन उस पर गुस्सा करने लगता है। वो बाबा से कहता है कि तुम भला उस अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। जिस पर बाबा बताते कि मुझे सुरान ने हिलने से मना किया था। सैन उससे कहता है कि इस बार तुमने बहुत ही ज्यादा कर दिया, अगली बार तुम अपना ध्यान रखना। और दूसरी तरफ सुरान सोच रहा होता है कि आखिर ग्रैंडपा मुझसे भला कौन सा सच छुपा रहे। तभी उसके पास लियांग आता है और सुरान लियांग से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आए हो। लियांग मना कर देता है और बताता है कि मैं बस यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। और वो सुरान को उसके ग्रैंडपा की मेमोरी देता है। लियांग उससे कहता है कि इस मेमोरी को देखने के बाद तुम्हें सच पता चल जाएगा। और सुरान को उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता है इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम उस पावर के पीछे पड़े हुए हो। पर लियांग मना कर देता है और बताता है कि मुझे उस पावर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सुरान अपने ग्रैंडपा की मेमोरीज को देखता है। उन मेमोरीज को देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और सीधा घर की ओर भागने लगता है। जैसे ही वो घर पर आता है उसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। सुरान सोच
रहा होता है कि अगर वो मेमोरी सच है तो इसका मतलब 12 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उन सब के पीछे बाबाओ है। उसके बाद सुरान सीधा हॉस्पिटल आता है जहाँ पर सैन उसको अपने फादर के बारे में बताता है कि वो बहुत ही सालों से बेहोश थे, लेकिन आज वो होश में आने वाले और वो हम सब से मिलना चाहते हैं, इसलिए हम हॉस्पिटल में आए हैं। मेरे फादर तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। फिर सुरान सीधा बाबाओ से पूछते कि 12 साल पहले तुमने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। जो सुनकर सैन और यह दोनों हैरान हो जाते हैं। वो सुरान से पूछती कि ये बात तुम्हें कैसे पता, पर सुरान उनकी बात नहीं सुनता और बाबाओ से पूछता है कि क्या 12 साल पहले तुमने मेरे ग्रैंडपा को मारा था, जिस पर बाबाओ हाँ कहती है। और ये सुनने के बाद सुरान बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी सैन के फादर को होश आ जाता है। वो सुरान से कहते कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो भी ऊ के बारे में। जो सुनकर सुरान उनसे पूछते कि वो कौन है। फिर वो बताते कि वो असल में बाबाओ है और मैं बाबाओ को 44 साल से जानता हूँ। जो सुनकर सुरान हैरान हो जाता है। वो बताते कि 1944 में बाबाओ से मैं पहली बार मिला था। उसके बाद हमें बाबाओ और सैन के फादर के पास दिखाया जाता है। बाबाओ एक गाँव के अंदर आ जाती है जहाँ पर उसको दो लोग मिलते हैं और वो बाबाओ को हैरेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कपल आकर बाबाओ को बचा लेता है और वो बाबाओ से उसके घर के बारे में पूछती है, लेकिन बाबाओ कुछ भी नहीं कहती और उन्हें बाद में पता चलता है कि बाबाओ को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो उसको अपने साथ घर पर लेकर आते हैं और शो की मदर शो के फादर से कहती है कि तुम शहर जाकर इस लड़के के पेरेंट्स के बारे में पता करो। अगले दिन शो के फादर शहर में बाबाओ के पेरेंट्स का पता लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन बाबाओ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसके बाद वो बाबाओ को अपने साथ रखने लगे और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती और हमेशा अकेले बैठी रहती थी। लेकिन गांव के सभी लोग उसको बहुत ही अच्छे से जानने लगे थे और बाबाओ का नाम वो रख दिया। उसके बाद बाबाओ ने अपना नाम लिखा और वो देखकर शो के पेरेंट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बाबाओ से पूछती क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स या फैमिली का नाम पता है, लेकिन बाबाओ मना कर देती है और बताती कि मुझे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं है। फिर शो भी अपना नाम लिखने की कोशिश करता है, लेकिन शो की मदर बाबाओ से कहती है कि तुम्हें अपना पास्ट याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जो सुनकर बाबाओ अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सर में दर्द होने लगता है। जो देखकर शो की मदर शो के गांव वाले डॉक्टर को लाने के लिए कहती है। शो अपने साथ डॉक्टर को लेकर आता है, लेकिन वो सभी बाबाओ को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाबाओ बैठकर मेडिटेशन कर रही होती है। जो देखकर डॉक्टर बताता है कि ये असल में अपने पर ही फोकस कर रही है और ये उन आउटसाइडर में से एक है जिनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है। डॉक्टर शो की मदर से कहता है कि तुम बाबाओ की सच्चाई के बारे में किसी को कुछ मत बताना और शो की मदर बात मान लेती है। उसके बाद रात को शो बाबाओ से कहता है क्या तुम मुझे अपनी पावर्स के बारे में बता सकती हो, पर बाबाओ को अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है और शो से कहती है कि तुम भी मेरी पावर पर फोकस करो, मैं तुम्हारे अंदर भी पावर को फील किया है। जिसके बाद वो दोनों मेडिटेशन करने लगते हैं, लेकिन शो को कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है। जो देखकर बाबाओ शो से कहते हैं कि तुम बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इसलिए तुम्हें बस अपनी पावर पर फोकस करना है। उसके बाद शो दोबारा से ट्राई करता है और इस बार वो अपने अंदर की पावर को फील कर रहा होता है। अगले दिन वो सभी फील्ड में काम कर रहे होते हैं जहाँ पर बाबाओ को शो की मदर का गाना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर शो की मदर बाबाओ को भी गाना सिखाती है और वो जल्दी से इस गाने को सीख जाती है। 5 साल के बाद शो की फैमिली में उनका रिलेटिव आता है और वो उनसे बाबाओ की शादी के बारे में पूछता है, जिस पर शो की मॉम मना कर देती है और कहती है कि अभी हमें बाबाओ के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं पता। फिर वो बाबाओ से पूछती क्या उसको हमारे साथ रहना अच्छा लगता है और ये सुनने के बाद बाबाओ इसका मतलब समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और रात को वो भी बाबाओ के बारे में ही सोचकर परेशान हो रही होती है। जो देखकर शो की मदर समझ जाती है कि बाबाओ को इन सब से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए वो बाबाओ से कहती है कि तुम इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन गांव में बहुत ही सारे बैंडिट्स आ गए होते हैं और वो सभी गांव वालों को पकड़ लेते हैं। जैसे ही बाबाओ वहाँ पर आती है तो बैंडिट्स का लीडर बाबाओ को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये देखकर शो के फादर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैंडिट शो के फादर को मार देते हैं। जो देखकर शो की मदर रो रही होती है और इधर बाबाओ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर शो की मदर क्यों रो रही है। बाबाओ को इमोशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये बात शो की मदर अच्छे से जानती थी। फिर बाबाओ उनसे पूछती कि आखिर आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा। जो सुनकर शो की मदर बाबाओ से कहती कि तुम इन सभी बैंडिट्स को मार दो और ये सुनने के बाद बाबाओ उन सभी बैंडिट्स को मारने लगती है, जिससे कि शो को होश आ जाता है और वो बाबाओ को लड़ता देख बहुत ही हैरान हो जाता है। इधर सभी गांव वाले बाबाओ को देखकर डरने लगते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि बाबाओ शायद से कोई मोस्टर है, इसलिए उसको गांव से निकाल देते हैं। शो और उसकी मदर बाबाओ को ढूंढते हैं और शो की मदर बाबाओ से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर बाबाओ उनसे कहता है कि मैंने उन लोगों को मारा है, लेकिन ये सब तो मैंने आपके कहने पर किया था। शो की मॉम को समझ में आ जाता है कि बाबाओ को अपने साथ रखना सेफ है या फिर नहीं, इसलिए अगले दिन वो सभी बाबाओ को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद बाबाओ वहाँ जंगल में अकेली रहती है और उसके बाद 1997 में शो एक कुरियर कंपनी के ओनर से बात कर रहा होता
होता है। वो ओनर शू को अपनी कंपनी में रखना चाहता था और फिर वो उसको एक फोटो दिखाता है जिसमें बाओ को कुछ ऑफिसर्स को पकड़ना होता है। ओनर शू को बताता है कि ये लड़की के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इसका नाम बाओ है और इसको अपनी फैमिली और पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर शू हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि बाओ अब भी जिंदा है और वो इस बात से ज्यादा हैरान था कि बाओ की एज अभी भी नहीं बढ़ी है। बाओ को ढूंढने के लिए उस कुरियर कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बदले में ओनर से कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। ओनर भी उसकी बात को मान लेता है और उसके बाद हम बाओ को देखते हैं जो कि शहर के अंदर खाना चुरा कर खा रही होती है। बाओ वहाँ के होमलेस बच्चों के साथ रहती थी और एक दिन उसे कुछ लोग पकड़कर अपने साथ ले गए। जब बाओ ने उनसे अपनी फैमिली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताने से मना कर दिया और वो बाओ को मारने लगे। बाओ भी गुस्से में उन सभी को मार देती है और ये सभी देखने के बाद उन सभी लोगों के लीडर बाओ के पास आता है। वो बाओ से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में जानना है तो तुम्हें ये इंजेक्शन लगवाना होगा और बाओ उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो बाओ को इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन उस इंजेक्शन का बाओ पर कोई भी असर नहीं होता है, जो देखकर वो डर जाता है। फिर वो आदमी दूसरा इंजेक्शन निकालकर बाओ को लगाता है और उस इंजेक्शन के बाद बाओ होश में आ जाती है। फिर वो बाओ को एक चैम्बर में बंद करके टॉर्चर करने लगते हैं। एक दिन आदमी कुछ गर्ल्स को खरीदने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो बाओ को देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि शू ने मुझे इस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा था। फिर वो बाओ के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम बाओ है। जो सुनकर बाओ उससे पूछती कि तुम मुझे जानते हो। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और बाद में वो सभी बुरे लोग आकर बाओ को दोबारा से टॉर्चर करने लगते हैं। अगले दिन शू बाओ से मिलता है और उसे देखने के बाद शू बहुत ही हैरान हो जाता है और वो बाओ से माफी मांगता है। बाओ भी शू को पहचान लेती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर शू बाओ की बॉडी पर लगे कट्स को देखता है और वो सब कुछ देखकर शू बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं कि जिसने भी इसकी ये हालत की है उसको खत्म कर दो। उसके बाद वो सभी लोग जाकर उसकी आदमी और उसकी वाइफ दोनों को जिंदा दफनाकर मार देते हैं। उसके बाद से बाओ भी कुरियर कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और शू बाओ के बारे में पता करना शुरू कर देता है। कुछ साल के बाद शू को पता चलता है कि बाओ पास्ट में हुए वॉर से रिलेटेड है, जिसमें सभी आउटसाइडर के क्लैन के लोगों ने फाइट की थी। फिर शू को पता चलता है कि सभी क्लैन के स्ट्रॉन्ग लीडर एक जगह पर मीटिंग कर रहे हैं और शू भी बाओ के साथ उस जगह पर चला जाता है, जहाँ जंगल के अंदर उन्हें बहुत ही सारी डेड बॉडीज मिलती है और वो उन डेड बॉडी के सभी क्लैन की लीडर की होती है। बाओ को जंगल में कुछ एनर्जी का पता चलता है और वो उस एनर्जी का पीछा करने लगती है। तब उसको लियांग ग्रुप का लीडर दिखाई देता है, जिसे जिलान एक सेकंड के अंदर मार देता है और वो सभी क्लैन के लीडर असल में जिलान के उसकी पावर्स को लेने के लिए आए होते हैं। लेकिन जिलान ने उन सभी को मार दिया होता है और फिर शू और बाओ दोनों जिलान के सामने आते हैं। जिलान बाओ को देखकर हैरान हो जाता है और बाओ भी समझ जाती है कि जिलान को उसकी सच्चाई पता है, इसलिए वो जिलान से अपने बारे में पूछने लगती है और जिलान बाओ से कहता है कि अगर तुम्हें अपना सच जानना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारा सच नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे ग्रैंडसन को प्रोटेक्ट करोगी तो तुम्हें खुद अपने सच के बारे में पता चल जाएगा। बाओ जिलन की बात मान लेती है और शू जिलन से कहती है कि भले तुम हमारी बात पर भरोसा क्यों करोगी, जिस पर जिलन उसको बताती है कि मैंने जिलेन क्लैन को खत्म किया है। जो सुनकर शू हैरान हो जाता है। फिर शू जिलेन से कहता है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम अपने ग्रैंडसन को खुद क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर लेते हो। जिसके बाद जिलेन उसको अपनी चोट दिखाता है और वो बताता है कि ये अटैक मेरे बॉडी के कोर पर लगा है, जिस वजह से मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता हूँ। इसलिए वो बाओ से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे मार दो और मारने से पहले जिलेन बाओ को कुछ मेमोरीज ट्रांसफर करता है। वो बाओ से कहता है कि तुम इसको सुरान तक पहुँचा देना और इतना कहने के बाद उसकी बॉडी ब्लास्ट होने वाली होती है, लेकिन तभी बाओ उसको मार देती है। उसके बाद बाओ और शू दोनों सुरान पर नजर रख रहे होते हैं और शू बाओ से कहते हैं कि तुम सुरान को अपने साथ कंपनी में लेकर जा सकती हो, पर बाओ मना कर देती है और बताते हैं कि उसके ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था कि हमें बस उस पर नजर रखनी है। वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए मैं उसके बड़े होने का वेट कर सकती हूँ। सच जानने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं और येन अपने फादर से पूछते हैं कि आपने इस बारे में हमें भला क्यों नहीं बताया। शू उन्हें बताते हैं कि जिलेन के मरने के बाद दो क्लैन सबसे स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और उसके ग्रैंडसन के पीछे पड़े थे। अगर मैंने सुरान के बारे में पहले कुछ बताया होता तो वो दोनों क्लैन सुरान को बहुत ही पहले ही पकड़ लेते, इसलिए मैंने इन्हें राज रखा। शू सुरान से कहते कि तुम थोड़े दिन तक कुरियन कंपनी में बाओ के साथ रहो, बाद में तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ में आने लगेगा। शू उन्हें एक और आदमी के बारे में बताता है, टाइशी। मैंसन में एक आदमी चला गया था जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है, पर वो सभी राज जानता है, इसलिए तुम्हें हेवनली मास्टर बनना होगा और अपने ग्रैंडपा की सच्चाई पता करनी होगी। उसके बाद शू की मौत होने लगती है और मरते टाइम वो बाओ से कहता है कि काश मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम रह सकता। उसके बाद बाओ उसको वहीं पर गाना सुनाती है और शू की मॉम ने उसको सिखाया था। शू की मौत के बाद सभी उसकी ग्रेव के पास आते हैं और सुरान बाओ से कहता है कि मुझे अपने ग्रैंडपा का सच जानना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। और वो सभी अपने नेक्स्ट मिशन पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर माउंटेन में कुछ एल्डर सुरान को लेकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं और इसी के साथ एनिमे का फर्स्ट सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।